राजस्थान के एक छोटे से शहर जयपुरगढ़ में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें सदियों की कहानियां सुनाती थीं, वहां एक मंदिर था, श्री बालाजी मंदिर। सुबह की पहली किरण जब उस मंदिर के सोने के कलश पर पड़ती थी तो पूरा शहर जैसे जाग उठता था। घंटियों की आवाज दूर दूर तक गूंजती थी और उस मंदिर की सीढ़ियों पर हर रोज सुबह से शाम तक एक लड़का बैठा रहता था। उसका नाम था आर्यन। उम्र कोई 18-19 साल। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक दर्द था जो उम्र से बहुत बड़ा था। कपड़े फटे हुए थे, एक पुरानी नीली कमीज जिसके बटन टूटे हुए थे और एक धोती जो कभी सफेद रही होगी। पैरों में चप्पल नहीं थी, बाल उलझे हुए थे। हाथ में एक पुराना कटोरा था, पीतल का, जिस पर जगह जगह से रंग उखड़ गया था। वो भीख मांगता था, लेकिन उसकी आंखें किसी भिखारी की नहीं थीं। उनमें कुछ और था, एक चमक, एक सपना, एक दर्द जो शब्दों में नहीं आता था। लोग आते थे मंदिर में, भगवान के दर्शन करते थे और निकलते वक्त कभी कभी उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे। कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई तो बिना देखे ही निकल जाता था, जैसे वो था ही नहीं। आर्यन कभी कुछ नहीं मांगता था जोर से, बस हाथ जोड़कर बैठा रहता था और जब कोई सिक्का डालता तो वो मुस्कुराता था, एक ऐसी मुस्कान जो देखने वाले के दिल को छू जाती थी। उस मंदिर के पास ही एक बड़ी सड़क थी, चौड़ी, साफ, जिस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती थीं। और उसी सड़क पर एक दिन एक सफेद मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी से पहले एक ड्राइवर उतरा, फिर एक बॉडीगार्ड और फिर एक लड़की। सफेद सलवार कमीज, उस पर हल्की सुनहरी कढ़ाई, गले में हीरों का हार, कानों में छोटी छोटी बालियां जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। बाल खुले हुए, काले और लंबे, चेहरा जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। उसका नाम था अनन्या सिंघानिया, जयपुरगढ़ के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजवीर सिंघानिया की इकलौती बेटी। उनकी कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज पूरे राजस्थान में फैली हुई थी। होटल, फैक्ट्रीज, रियल एस्टेट, सब कुछ उनका था। शहर में कहावत थी कि जयपुरगढ़ की हर दूसरी ईंट पर सिंघानिया का नाम लिखा है। अनन्या उस दिन मंदिर में आई थी, अपनी मां की बरसी पर। हर साल इस दिन वो यहां आती थी, अकेली, बिना किसी शोर शराबे के। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी और तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन उस वक्त एक बुजुर्ग औरत की मदद कर रहा था। वो औरत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ महसूस कर रही थी। आर्यन ने अपना कटोरा एक तरफ रख दिया था और उस बुजुर्ग औरत का हाथ थामे धीरे धीरे उसे ऊपर ले जा रहा था। अनन्या रुक गई, उसने देखा, फिर वो आगे बढ़ गई। मंदिर के अंदर जाकर उसने पूजा की, आंखें बंद कीं, मां को याद किया। होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने दिया जलाया, घंटी बजाई और जब वो बाहर निकली तो उसने एक काम किया जिसने वहां खड़े सब लोगों को चौंका दिया। वो सीधे आर्यन के पास गई। लोगों ने देखा सिंघानिया की बेटी उस भिखारी लड़के के पास जा रही हैं। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अरे देखो, वो लड़की सिंघानिया की बेटी है ना? हाँ वही, उस भिखारी के पास क्यों जा रही है? अनन्या आर्यन के सामने खड़ी हो गई। आर्यन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। सूरज की रोशनी तेज थी। उसने हाथ जोड़े। अनन्या ने अपना पर्स खोला। लोग सोच रहे थे पैसे देगी, शायद 100 रुपए, 200 रुपए, लेकिन अनन्या ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें घर का बना खाना था, रोटी, सब्जी और थोड़े से चावल। और उसने वो डिब्बी आर्यन के हाथों में रख दी। फिर उसने कुछ कहा, धीमी आवाज में, जो सिर्फ आर्यन सुन सका। खाना खाया है आज? आर्यन की आंखें भर आईं। उसने बस सिर हिलाया। नहीं। अनन्या ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द था, करुणा थी और कुछ और भी था जो शायद वो खुद नहीं समझती थी। खाओ, ठंडा हो जाएगा। और वो चली गई। लेकिन लोग हैरान थे। किसी ने सोचा था इतनी बड़ी अमीर लड़की उस भिखारी को पैसे देगी, लेकिन उसने खाना दिया, घर का बना खाना, जैसे वो उसे जानती हो, जैसे उसकी परवाह हो। वहां खड़े लोगों में से एक था विक्रम शर्मा, शहर का एक जाना माना दुकानदार। उसने मुंह बिचकाया, खाना दे दिया भिखारी को,
अब कल को पूरा शहर यहां आकर बैठ जाएगा। पास खड़ी एक औरत ने कहा, बेचारा बच्चा है, भूखा होगा। भूखा है तो काम करे, हाथ पैर सही हैं, जवान है, भीख क्यों मांगता है? आर्यन ने सुना। उसने कुछ नहीं कहा। उसने वो डिब्बी खोली, रोटी उठाई और खाने लगा। और उस खाने में एक अलग स्वाद था। शायद इसलिए नहीं कि खाना अच्छा था, बल्कि इसलिए कि किसी ने उसे इंसान समझ कर दिया था, बिना दया दिखाए, बिना नाटक किए, बस खाना दिया था। उसकी आंखों से एक आंसू निकला जो उसने जल्दी से पोंछ लिया। अगले दिन आर्यन फिर वहीं था, उसी जगह, उसी कटोरे के साथ। लेकिन आज उसके हाथ में एक पुरानी किताब भी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे, कुछ फटे भी थे, लेकिन वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। एक बच्चा दौड़ते हुए आया और उसके कटोरे को ठोकर मार दी। सिक्के बिखर गए। ओए भिखारी, हट यहां से! बच्चे के पीछे उसके दोस्त हंसने लगे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नीचे झुका और सिक्के इकट्ठे करने लगा। देखो देखो, अरे भिखारी सिक्के उठा रहा है। बच्चे हंसते रहे, भागते रहे। आर्यन ने आंखें उठाईं, उन जाते हुए बच्चों को देखा और फिर वापस अपनी किताब में लग गया। उसी वक्त वो सफेद मर्सिडीज फिर आई। आज अनन्या अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी सहेली थी, रिया। रिया चंचल थी, बातूनी थी और हर चीज पर कमेंट करना उसकी आदत थी। यार, तू हर हफ्ते इस मंदिर में आती है, मुझे लगा तू रिलीजियस नहीं है, रिया ने कहा। मां की याद आती है, अनन्या ने बस इतना कहा। रिया चुप हो गई। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए रिया की नजर आर्यन पर पड़ी। अरे, वो वही लड़का है ना जिसे तूने कल खाना दिया था, मेरी ड्राइवर ने बताया। अनन्या ने देखा। हां यार, ये तो रोज यहां बैठा रहता है, इसके हाथ पैर तो सही हैं, काम क्यों नहीं करता? अनन्या ने जवाब नहीं दिया। वो आर्यन के पास रुक गई। आर्यन ने ऊपर देखा। कल वाली लड़की को पहचाना। कल का खाना कैसा था? अनन्या ने पूछा। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या पढ़ रहे हो? आर्यन ने किताब दिखाई, फिजिक्स, क्लास 12 की। अनन्या की भौहें थोड़ी ऊपर चली गईं। रिया ने मुंह दबाकर हंसा। भिखारी फिजिक्स पढ़ रहा है? आर्यन की आंखों में कुछ कसा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने रिया को एक तेज नजर से देखा। रिया चुप हो गई। बोर्ड एग्जाम्स देने हैं? अनन्या ने आर्यन से पूछा। देने थे, पर आर्यन रुक गया। पर फॉर्म फीस नहीं भर पाया। एक चुप्पी। अनन्या ने कुछ सोचा, फिर बोली, कितनी है? आप क्यों? आर्यन सकुचाया। बताओ। 300 रुपए। अनन्या ने तुरंत पर्स खोला। नहीं। आर्यन ने हाथ हटा लिया। अनन्या रुक गई। मैं भीख नहीं लेता। मैंने भीख नहीं कही। तो फिर? मैंने कुछ कहा ही नहीं, बस देना चाहती थी। क्यों? अनन्या एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने वाला कोई मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं बैठना चाहता। तुम यहां बैठे हो, इसका मतलब कोई मजबूरी है। मजबूरी में मदद लेना भीख नहीं होती। आर्यन ने उसे देखा, लंबे वक्त तक देखा और फिर उसकी आंखें भर आईं। मां बीमार है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, फॉर्म फीस। वो रुक गया। फॉर्म फीस बाद में होगी। अनन्या ने एक पल सोचा। मां को कौन सी बीमारी है? किडनी, दोनों। डॉक्टर ने कहा डायलिसिस करनी होगी हर हफ्ते। रिया का मुंह खुला रह गया। अनन्या के चेहरे पर कुछ बदला, एक दर्द जो उसने महसूस किया था, एक जानी पहचानी तकलीफ। मां का नाम? सावित्री देवी। कहाँ रहती हैं? पुरानी बस्ती में, झुग्गी नंबर 14। उस रात आर्यन अपनी मां के पास था। एक छोटी सी झुग्गी जिसमें एक चारपाई थी, एक पुराना पंखा था जो शोर तो बहुत करता था लेकिन हवा कम देता था, और दीवार पर एक छोटी सी बालाजी की तस्वीर थी। सावित्री देवी, आर्यन की मां। उम्र 50 के करीब, लेकिन बीमारी ने उन्हें 10 साल बड़ा दिखा दिया था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में थकान थी, लेकिन जब आर्यन को देखती थीं तो उनकी आंखें चमक जाती थीं। खाना खाया बेटा? हाँ मां। झूठ मत बोल। सच में मां, आज किसी ने दिया था। किसने? एक लड़की। सावित्री देवी ने एक पल देखा। कौन लड़की? अमीर है, मंदिर में आती है। आर्यन ने बात बदलने की कोशिश की। मां, दवाई खाई आज? हाँ, लेकिन बेटा, डॉक्टर ने कहा था अगले हफ्ते।
मैं जानता हूं माँ, डायलिसिस के लिए 5,000 लगेंगे हर हफ्ते। मैं कर लूंगा। कैसे? कर लूंगा। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। बेटा, तू पढ़ने वाला था, इंजीनियर बनने वाला था, तेरे पिताजी का सपना था, और आज तू वहां। माँ, आर्यन ने माँ का हाथ थाम लिया। पहले तुम ठीक हो जाओ, सब हो जाएगा। माँ रोने लगी। आर्यन ने उन्हें गले लगा लिया। उस रात आर्यन बहुत देर तक सोया नहीं। छत में एक जगह से टपकन थी, पानी टप टप गिर रहा था। वो उसे सुनता रहा और सोचता रहा। अगली सुबह आर्यन मंदिर पहुंचा तो वहां कुछ अजीब था। मंदिर के बाहर एक नई चीज थी, एक छोटी सी बेंच, साफ पेंट की हुई, और उस पर एक पर्ची। आर्यन ने पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, बैठने में आसानी हो, ए। बस, कोई नाम नहीं, बस एक अक्षर, ए। आर्यन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो उस बेंच पर बैठ गया, और तभी मंदिर के पुजारी जी ने आकर बताया, बेटा, कल शाम एक लड़की आई थी। बोली, इस बच्चे को यहां बैठना पड़ता है, कुछ आराम हो, और एक लिफाफा भी छोड़ गई, वो हॉस्पिटल में जाकर दे देना। पुजारी जी ने एक लिफाफा दिया। आर्यन ने खोला। अंदर था सिंघानिया हॉस्पिटल का एक लेटर, जिस पर लिखा था कि सावित्री देवी को अगले 3 महीने फ्री डायलिसिस मिलेगी। आर्यन की सांस रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे। 3 महीने, हर हफ्ते, मुफ्त। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोना नहीं चाहता था, खुले में, लेकिन रोक नहीं पाया। उसी दिन दोपहर को अनन्या फिर आई, अकेली इस बार। आर्यन ने उसे देखा, उठकर खड़ा हो गया। आपने ये, बैठो, अनन्या ने कहा। नहीं, मुझे कहना है। आर्यन, पहली बार उसने उसका नाम लिया। बैठो। आर्यन बैठ गया। अनन्या उसके बगल में बैठ गई, उसी बेंच पर। वहां मंदिर से आती घंटियों की आवाज थी, एक बच्चे की हंसी थी दूर से, और एक अजीब सी खामोशी थी जो आरामदेह थी। तुम्हारी मां को मेरी मां का हॉस्पिटल है, मेरी मां की भी किडनी थी, अनन्या धीमे से बोली। वो बच नहीं पाई। आर्यन ने उसे देखा। इसीलिए आती हो हर हफ्ते मंदिर? हां। एक लंबी चुप्पी। तुम्हारी मां बचेंगी, डायलिसिस सही से होगी तो? अनन्या ने कहा। आपने इतना क्यों किया मेरे लिए? क्योंकि, अनन्या रुकी, क्योंकि काश कोई मेरी मां के लिए भी कर पाता। आर्यन को समझ नहीं आया क्या कहे, तो उसने कुछ नहीं कहा। दोनों चुप बैठे रहे। मंदिर की घंटियां बजती रहीं। फिर एक दिन, 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते। अनन्या हर हफ्ते आती थी, और हर बार थोड़ी देर आर्यन के पास रुकती थी। कभी खाना लाती थी, कभी बस बात करती थी। आर्यन ने जाना, अनन्या बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती थी, अंदर से उतनी ही अकेली थी। मां की मौत के बाद पिता ने खुद को बिजनेस में डुबो लिया था। घर में सब कुछ था, पैसा, नौकर, गाड़ियां। बस एक बात नहीं थी, अपनापन। और आर्यन ने जाना कि जिंदगी में कभी कभी 2 अजनबी एक दूसरे को वो दे देते हैं जो सगे भी नहीं दे पाते। लेकिन शहर में बातें होने लगी थीं। सिंघानिया की बेटी उस भिखारी से बात करती है, रोज जाती है मंदिर, उसी के पास बैठती है। कोई तो बात होगी। विक्रम शर्मा, वही दुकानदार, ने ये बात राजवीर सिंघानिया के कान तक पहुंचा दी। राजवीर सिंघानिया, एक भारी भरकम आदमी, 60 के करीब, सफेद बाल, तीखी आंखें। जिंदगी में जो चाहा पाया, जो चाहा नहीं वो छीन लिया। उनके लिए जिंदगी एक बिजनेस थी, प्रॉफिट और लॉस। अनन्या उनकी इकलौती बेटी थी, और वो उसकी शादी तय कर चुके थे अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से, सौरभ मेहता, अमीर, पढ़ा लिखा, और राजवीर के लिए बिल्कुल सही। जब उन्होंने सुना अनन्या एक भिखारी से बात करती है, तो उनका खून खौल गया। उस रात घर में तूफान था। क्या कर रही हो तुम? पूरे शहर में बात हो रही है। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक भिखारी के साथ बैठती हो मंदिर में, यही है तुम्हारी तमीज। वो भिखारी नहीं है, वो एक लड़का है जो अपनी मां की बीमारी के लिए। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, कल से उस मंदिर में जाना बंद। पापा, बस। अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वो आग थी जो बुझती नहीं थी। अगले दिन अनन्या मंदिर नहीं आई। आर्यन इंतजार करता रहा। वो इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि इंतजार करना ठीक नहीं, लेकिन वो था। 2 दिन बीते, 3 दिन, चौथे दिन,
एक गाड़ी आई, लेकिन मर्सिडीज नहीं थी। एक काली एसयूवी थी। उसमें से 2 आदमी उतरे, बड़े भारी भरकम, और उनके पीछे राजवीर सिंघानिया। आर्यन ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन उनका रुआब देखकर समझ गया, कोई बड़ा आदमी है। राजवीर सीधे आर्यन के पास आए। तुम हो आर्यन? जी। राजवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक नजर जिसमें घृणा थी। मेरी बेटी के पास फिर मत आना, समझे? आर्यन की सांस रुकी। मैं उनके पास नहीं आता, वो यहां आती हैं, मंदिर में। जबान बंद रखो। राजवीर का स्वर और सख्त हो गया। एक भिखारी की क्या औकात कि मेरी बेटी से बात करे? आर्यन के भीतर कुछ जला। औकात? उसने शांत आवाज में कहा। जी हां, औकात। तुम्हारे पास क्या है? फटे कपड़े हैं, टूटा कटोरा है, भविष्य नहीं है। मेरी बेटी तुम जैसे के लायक नहीं। आसपास लोग जमा हो गए थे, सब सुन रहे थे। आर्यन ने एक एक शब्द सुना। उसके हाथ मुट्ठी बन गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। और सुनो। राजवीर ने एक लिफाफा निकाला और आर्यन के सामने फेंका। इसमें 10,000 रुपए हैं। अपनी मां की दवाई करो। हॉस्पिटल की फ्री फैसिलिटी बंद की जा रही है, और यहां से चले जाओ, कोई दूसरी जगह बैठो। लिफाफा जमीन पर पड़ा था। आर्यन ने उसे नहीं उठाया। राजवीर मुड़े और जाने लगे। साहब। राजवीर रुके। आर्यन खड़ा हो गया था। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। राजवीर ने मुड़कर देखा, हैरानी से। और जो आप बोले औकात के बारे में, मेरी मां बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं यहां बैठता हूं, ये सब सच है, लेकिन एक बात और सच है। आर्यन की आवाज कांप रही थी, लेकिन टूटी नहीं थी। मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता। मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, उन्होंने खुद मदद की। इसलिए नहीं कि मैंने कहा, बल्कि इसलिए कि वो अच्छी इंसान है। उनकी अच्छाई का अपमान मत कीजिए। पूरी भीड़ में साएं साएं हो गई। राजवीर का चेहरा लाल हो गया। बहुत जबान चलाते हो। सच बोलता हूं। राजवीर ने अपने आदमियों को इशारा किया। दोनों आगे बढ़े, और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक धक्का। आर्यन जमीन पर गिरा। कटोरा दूर जाकर गिरा। सिक्के बिखर गए। किताब कीचड़ में गिरी। भीड़ ने देखा, कोई आगे नहीं आया। राजवीर चले गए। आर्यन जमीन पर बैठा रहा। कुहनी छिल गई थी। दर्द था, लेकिन उससे बड़ा दर्द कुछ और था। उसने अपनी किताब उठाई, कीचड़ से सनी। कुछ पन्ने फट गए थे। उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया, और पहली बार उसने रोने की कोशिश नहीं की। आंसू खुद निकल आए। उस शाम अनन्या को पता चला। रिया ने बताया, जो वहां थी। अनन्या के पिता ने क्या किया? आर्यन के साथ क्या हुआ? अनन्या बहुत देर तक चुप रही, फिर वो उठी। कहां जा रही है? रिया ने पूछा। पापा से बात करने। यार, अभी मत जा, वो गुस्से में है, इसीलिए जा रही हूं। वो सीधे राजवीर के ऑफिस में गई। पापा। राजवीर ने फाइलों से ऊपर देखा। आपने क्या किया? जो सही था। सही था? अनन्या की आवाज कांप रही थी। एक बीमार मां के बेटे को जमीन पर गिराना सही था। अनन्या। नहीं पापा, आज मैं बोलूंगी। उसकी आंखें भर आई थीं। उस लड़के ने कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं मांगा। मैं खुद गई थी उसके पास। मैं खुद बात करती थी, क्योंकि वो आपसे, मुझसे, इस पूरे शहर से अलग है। वो झूठ नहीं बोलता, नाटक नहीं करता। और उसने एक बात बोली जो मुझे किसी ने नहीं बोली, कि मेरी अच्छाई का अपमान मत करो। राजवीर का चेहरा पत्थर हो गया। और आपने उसकी मां की ट्रीटमेंट बंद करवा दी? एक बीमार औरत की? पापा। अनन्या, बस। मां भी ऐसे ही गई थी ना? अनन्या की आवाज टूट गई। जब उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तब आप बिजनेस ट्रिप पर थे, याद है? राजवीर की आंखें पल भर के लिए कांपीं। वो अलग बात थी। नहीं पापा, वो सेम बात थी। आज आप वही कर रहे हो जो उस वक्त हुआ था। एक बीमार इंसान को उसकी जरूरत में छोड़ रहे हो। राजवीर कुछ नहीं बोले। अनन्या ने अपनी आंखें पोंछीं। मैं हॉस्पिटल जा रही हूं, ट्रीटमेंट रीस्टार्ट करवाने। अनन्या और पापा। वो दरवाजे पर रुकी। उस लड़के की फॉर्म फीस भी भरी जाएगी, बोर्ड्स की, मैंने तय कर लिया है। वो चली गई। राजवीर बहुत देर तक उस बंद दरवाजे को देखते रहे। अगली सुबह आर्यन मंदिर आया, लेकिन आज वो बेंच पर नहीं बैठा। वो सीढ़ियों पर बैठा था, कल की जगह पर, जहां गिरा था। उसकी कुहनी पर एक पट्टी थी, मां ने रात को बांधी थी। तभी एक आहट हुई। अनन्या।
आर्यन ने उसे देखा, उठने लगा। बैठे रहो। वो उसके पास आई, बैठ गई। मुझे माफ करना। आपने क्या किया जो माफी मांग रही हैं? मेरे पापा ने। वो आपके पापा हैं, आप नहीं। अनन्या की आंखें भर आईं। ट्रीटमेंट रीस्टार्ट हो गई है, मां की। आर्यन ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। और फॉर्म फीस? अनन्या ने एक रिसीट निकाली और उसे दी। भर दी है, बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हो। आर्यन ने रिसीट देखी, उसके हाथ कांपे। ये मैं वापस करूंगा। मुझे पता है, अनन्या ने मुस्कुराया। तुम वो किस्म के नहीं हो जो नहीं करते। एक लंबी चुप्पी। पढ़ोगे कैसे? अनन्या ने पूछा। यहां बैठकर? जब तक मां ठीक नहीं होती यहां रहना होगा। मां की देखभाल के लिए एक नर्स अरेंज कर सकती हूं, घर पर। नहीं आर्यन, नहीं। उसकी आवाज में वो ही दृढ़ता थी। इतना काफी है, बहुत ज्यादा हो गया। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। अनन्या ने उसे देखा, लंबे वक्त तक। ठीक है, उसने कहा। लेकिन एक बात। क्या? अगर कभी पढ़ाई में कुछ चाहिए, कोई किताब, नोट्स, तो मांगने में शर्म मत करना। आर्यन ने पहली बार मुस्कुराया, एक खुलकर मुस्कुराना। ठीक है। फिर 3 महीने। आर्यन ने मंदिर की सीढ़ियों पर भी पढ़ा। रात को झुग्गी में दिए की रोशनी में पढ़ा। मां के डायलिसिस के दिन हॉस्पिटल में बैठकर पढ़ा। अनन्या कभी कभी किताबें भेज देती थी, ड्राइवर के हाथ, बिना नाम के। लेकिन आर्यन जानता था, शहर में बातें अब भी होती थीं, लेकिन आर्यन को परवाह नहीं थी। बोर्ड एग्जाम्स आए। आर्यन गया। 3 घंटे का पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जब वो बाहर निकला, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। 2 महीने बाद, रिजल्ट्स का दिन। आर्यन के हाथ कांप रहे थे जब उसने वेबसाइट खोली। उसके दोस्त के फोन पर रोल नंबर डाला। रिजल्ट आया। फिजिक्स 98, केमिस्ट्री 96, मैथमेटिक्स 99 टोटल, 97.4%। आर्यन की सांस रुक गई। उसके दोस्त ने जोर से चिल्लाया। भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन आर्यन चुप था। उसने फोन वापस किया, उठा और सीधे मंदिर गया। सीढ़ियों पर बैठ गया, आंखें बंद की। भगवान, मां को ठीक करो, बस। अगले दिन पूरे शहर में ये खबर थी। मंदिर के भिखारी ने सन्नाई 70% लाए, अखबार में छपा। लोकल न्यूज चैनल पर आया। विक्रम शर्मा ने देखा, मुंह खुला रह गया। वो बच्चे जो हंसते थे वो चुप हो गए। और राजवीर सिंघानिया ने भी देखा। वो बहुत देर तक उस खबर को देखते रहे। उसी दिन राजवीर सिंघानिया खुद मंदिर आए, अकेले, बिना बॉडीगार्ड के। आर्यन वहां था। राजवीर उसके सामने खड़े हुए। आर्यन ने ऊपर देखा। बैठ सकता हूं? राजवीर ने पूछा। पहली बार एक रिक्वेस्ट थी उनकी आवाज में। जी। आर्यन ने जगह दी। राजवीर बैठे, बहुत देर चुप रहे। 97%, उन्होंने कहा। जी, मैंने तुम्हें धक्का दिलवाया था, जानता हूं। माफी मांगने आया हूं। आर्यन ने उन्हें देखा। राजवीर की आंखों में पहली बार कुछ था जो उनकी उम्र से मेल खाता था। एक पछतावा, मैंने गलत किया। हां, अनन्या ने मुझे बताया, मां के बारे में, तुम्हारे बारे में। और राजवीर रुके। उसने वो बात बोली जो मैंने बहुत साल से नहीं सुना था। क्या? कि मैं उसकी मां को बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। राजवीर की आवाज कांपी। वो सच था। एक लंबी खामोशी। तुमसे एक बात पूछूं? राजवीर ने कहा। जी। तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो? आर्यन ने सीधे देखा। हां। आईआईटी? एंट्रेंस दूंगा। कोचिंग नहीं है? नहीं। होगी, राजवीर ने कहा। जी? सिंघानिया फाउंडेशन, हम स्कॉलर्स को फंड करते हैं। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। तुम क्वालिफाई करते हो? आर्यन कुछ नहीं बोला। ये चैरिटी नहीं है, ये मेरिट है, राजवीर ने कहा। 97% कोई रोज नहीं लाता। और मां? हॉस्पिटल, पूरा खर्चा, जब तक जरूरत हो। आर्यन की आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि मैंने जो किया वो गलत था। और क्योंकि, राजवीर रुके, क्योंकि अनन्या की मां की आंखें थीं तुम में। वो भी ऐसे ही थीं, दुनिया कुछ भी करे टूटती नहीं थीं। आर्यन ने अपनी आंखें पोंछीं। ठीक है, उसने कहा। 6 महीने बाद आईआईटी एंट्रेंस रिजल्ट्स। AIR 47, ऑल इंडिया रैंक 47। पूरे जयपुरगढ़ में होली जैसा माहौल था। अखबार का हेडलाइन था, मंदिर की सीढ़ियों से आईआईटी तक, आर्यन की कहानी। आर्यन की मां सावित्री देवी अब बेहतर थीं। डायलिसिस चल रही थी। चेहरे पर थोड़ी रौनक लौट आई थी।
उन्होंने आर्यन को गले लगाया, बहुत देर तक। तेरे पिताजी देख रहे होंगे, उन्होंने रोते हुए कहा। हाँ मां, उस शाम मंदिर में। आर्यन आखिरी बार उन सीढ़ियों पर बैठा। अनन्या भी आई, दोनों चुप बैठे रहे। घंटियां बजती रहीं। कल निकलोगे? अनन्या ने पूछा। हाँ। डर नहीं लग रहा? लग रहा है, आर्यन ने कहा। लेकिन जो डर से नहीं डरता वो जिंदगी से नहीं डरता। अनन्या मुस्कुराई। ये तुमने कब सीखा? यहां। आर्यन ने उन सीढ़ियों को देखा। इन्हीं सीढ़ियों ने सिखाया। एक चुप्पी। एक बात कहूं? आर्यन ने कहा। कहो। उस दिन जब तुमने पहली बार खाना दिया, घर का बना, उस दिन मैंने सोचा था कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते। तुमने गलत साबित किया। अनन्या की आंखें भर आईं। और उस दिन जब तुमने पिता से बात की हॉस्पिटल रीस्टार्ट के लिए, मेरी मां को, तुमने मुझे नहीं बचाया, तुमने मेरी मां को बचाया। ये बहुत बड़ा है। अनन्या ने एक आंसू पोंछा। जाओ, उसने कहा, और वापस आओ, आईआईटीएन बनकर। आर्यन ने एक बार उन सीढ़ियों को देखा, उसी जगह को जहां वो बैठा था, जहां गिरा था, जहां रोया था, जहां पढ़ा था, और मुस्कुराया। ये सीढ़ियां मेरी सबसे बड़ी क्लासरूम थीं। 1 साल बाद आईआईटी दिल्ली। एक नया स्टूडेंट, क्लीन कट, कॉन्फिडेंट, आंखों में वही पुरानी चमक, कैंपस में दाखिल हुआ। आर्यन। उसके हाथ में वही पुरानी फिजिक्स की किताब थी, कीचड़ के दागों वाली, फटे पन्नों वाली। उसे फेंका नहीं था उसने। वो उसकी पहचान थी, वो उसकी कहानी थी। और उस मंदिर में, जयपुरगढ़ में, वो बेंच अभी भी थी, साफ, पेंट की हुई, और उस पर लिखा था। किसी ने बाद में, आर्यन यहां बैठता था, अब वो आईआईटी में है। लोग पढ़ते थे, मुस्कुराते थे, और कुछ लोगों की आंखें भर आती थीं, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी सबसे ऊंची उड़ान वहां से शुरू होती है जहां लोग गिराते हैं, और सबसे गहरी करुणा वहां मिलती है जहां कोई उम्मीद नहीं होती। आर्यन की कहानी सीढ़ियों से शुरू हुई और आसमान तक गई।